हेलो दोस्तों, मैं हूँ राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं काशी की छाँव में अभय, एपिसोड नंबर 37। आई होप आपको सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। सुबह का वक्त है, अभय का महल। अभय बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। काशी नीचे आई और उसे देखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग पापा। अभय ने उसे देखकर मुस्कुरा के कहा, गुड मॉर्निंग बेटा, तो आज कॉलेज जा रही हो? काशी उसके बगल में बैठते हुए बोली, हाँ पापा, और उसके बाद मैं युग हमारे एक दोस्त से मिलने जाएंगे तो थोड़ी देर हो जाएगी। उसके ये कहने पर अभय ने न्यूज़पेपर फोल्ड करके रखते हुए कहा, कौन सा दोस्त? अरे पापा, ये मत पूछो कौन सा दोस्त। ये पंचे कैसे दोस्त? बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। एसीपी अमन, पता है आपको, अमर को किडनैप करने में उसने हमारा बहुत साथ दिया था और बचपन से हम दोनों दोस्त हैं। तभी युग ने उसकी बात को काटते हुए कहा, हाँ अंकल जी, बनारस का याराना है ये। वो बेचारा पीट के आता था और ये मैडम उसके लिए बाद में लड़ने जाती थी और खुद इसने भी बेचारे को बहुत धोया है। पर वो जो भी बोलो, अमन और हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है। ये कहते हुए युग वहीं बैठ गया। अभय ने यह सुनकर कहा, अच्छा तो आप दोनों का दोस्त इतना अच्छा है तो भाई हम भी मिले उनसे? बिल्कुल पापा, हम इस संडे उसे उनकी पत्नी को डिनर पर बुला लेते हैं, मज़ा आएगा। वैसे भी जब से उसकी शादी हुई है हम भी उनकी बेबी से नहीं मिले हैं, फ़ोन पर ही बात हुई है। वैसे आज मिलने तो जा रहे हैं, पर फैमिली के साथ बात ही अलग है। वो ये बोल ही रही थी कि तभी चंदू ने आवाज़ लगाई, अब बड़र बड़र हो गई हो तो आ जाओ, आकर नाश्ता लगा दिया है। ये सुनते ही काशी ने सबसे पहले उठते हुए बोली, बस आ गए माँ। ये कहते हुए वो उसके पास चली गई। योग उसके पीछे आते हुए बोला, दीदी कभी तो सब के बाद आया करो खाने के लिए, तुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मेरे खाने से। ये कहते हुए काशी ने अपनी कटोरी में खीर ले ली। युग उसके पास बैठते हुए बोला, सोचते हैं कहाँ भेजेंगे आपको, इतना खाती हैं आप। बेचारा जिससे शादी होगी उसका आधा खर्चा तो आपके पेट में चला जाएगा, कह इसीलिए बोल रहे हूँ कुछ कम खाया करो। और ये बोलते हुए काशी ने जो खीर अपने लिए निकाली थी वो युग ने लेकर खाने लगा और बाकी सब देखकर हंस रहे थे। काशी ने उसकी पीठ पर एक मुक्का धरते हुए कहा, तू अपनी सोच, ऐसी हरकतें रही तो शिवांगी तुझे छोड़ के भाग जाएगी, तब बैठे रही हो बेरागी बन के। काशी के ये बोलने पर सब उसकी तरफ देखने लगे। युग का मुंह खोलते हुए रुक गया और उसकी आंखें बड़ी हो गई। काशी ने गौर किया कि उसे बातों बातों में युग और शिवांगी की बात कर दी थी। उसने जब सबकी तरफ देखा तो सब उसे और युग को घूरे जा रहे थे। काशी ने खड़े होते हुए कहा, अच्छा हम चलते हैं, देर हो रही है। ये बोल उसने युग के हाथ से कटोरी रखी और उसका हाथ ओकोड़ उसे उठाते हुए बोली, चल युग उठ, अब क्या ठूसता रहेगा। ये कहते हुए उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे ले अपने साथ खींचते हुए बाहर ले आई। वो बाहर आकर गहरी सांस लेते हुए युग से बोली, महादेव ने बचा लिया, नहीं तो अभी माँ सवालों की लड़ी लगा देती। युग ने अपना हाथ छुड़ा के उसे पीठ पर एक जोरदार मुक्का धरते हुए कहा, बोलने से पहले सोचा मत करो आप, बस जो आया मुंह में बोल दिया करो। कितने बार कहा है थोड़ी सोच समझ के बोला करो यार, पर नहीं, आपको तो सुनना ही नहीं है। ये कहते हुए वो गाड़ी में बैठ गया। काशी ने अपनी पीठ सहलाते हुए गाड़ी में बैठते हुए कहा, अपनी बड़ी बहन को मारते हुए शर्म नहीं आती? शराब लगेगा मेरा तुझे, तेरी बीवी पहली रात को किसी और के साथ भाग जाएगी, तू गड्ढे में गिरेगा। तुझे शिवांगी जैसी प्यारी सी सुंदर सी लड़की ना मिले, भगवान करे तुझे काली से मोटी सी लड़की मिले जो मुझसे भी ज़्यादा खराब हो और मुझसे ज़्यादा खाए। ये युग ने ड्राइव करते हुए उसकी तरफ मुंह बना के देखते हुए कहा, अगर वो मोटी और काली होगी और आपसे ज़्यादा खाती होगी तो भगवान करे वो भाग जाए, नहीं तो मैं उसे जान से मार दूंगा। और आपको क्या ज़रूरत थी माँ को बाकी सबके सामने ये सब कहने की? अरे यार सॉरी, पता नहीं बातों बातों में मुँह से कैसे निकल गया। चल कोई नहीं, अभी बात संभल ली ना मैंने। बात संभली नहीं है, बल्कि बात से भागे हैं हम, आने दो हमें वापस, माँ हम दोनों को छोड़ने वाली नहीं है। युग के ये कहने पर काशी ने उसे कहा, बेटा तुम और ना डरा हमें रहा है और ड्राइवर करो। ये बोल वो आंखें बंद कर कार की सीट पर सर लगा के बैठ गई। इधर उसके जाने के बाद चंदू ने अभय और राणा को देखकर कहा, ये बोल गई जे छोरी युग और शिवांगी। राणा ने भी उसे देखते हुए कहा, लगता है आपके बेटे ने बहू खोज ली है चंदू जी, तैयारी करो बहू लाने की। ये कहते हुए वो नाश्ता करने लगे और अभय उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। चंदू ने उसे देखकर कहा, हद है, इतनी बड़ी बात पर आप दोनों ऐसे हंस रहे हैं, आने दो इन दोनों को, आज शाम को वापस, तब बताऊंगी। ये बोलते हुए वो किचन की तरफ चली गई। शाम का वक्त, अभय का ऑफिस। अभय बैठा अपने केबिन में शीशे की दीवार से बाहर की तरफ देख रहा था। उसके दिमाग में गायत्री ही चल रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि गायत्री का चेहरा काशी से मिलना ये इंतफाक है या गायत्री का वही गाना जो काशी गाया करती थी, ये बात इंतफाक है या गायत्री का उसे लेकर सपना देखना या उसकी पेंटिंग बनाना, ये बात इंतफाक है। उसने गायत्री की सादगी, उसकी बात करना, मुस्कुराना सब काशी की याद दिला रही थी। वो ये सब सोच रहा था कि तभी कुशल और राणा अंदर आए। वो दोनों आकर खड़े हुए और राणा ने कहा, हुकुम साहब आपने हमें बुलाया था। अभय ने राणा को आवाज़ सुनकर वो उनकी तरफ मुड़ा और उसे देखकर उसे बोला, राणा मुझे एक औरत के बारे में पता करना है। ये कहते हुए उसने गायत्री की तस्वीर को उन दोनों के सामने रख दिया। राणा ने कुशल दोनों ने तस्वीर को देखा और मुंह बना के कहा, हुकुम साहब आप हुकुम रानीसा के बारे में पता करवाना चाहते हैं?
अभय ने उन्हें देखकर मुस्कुरा के कहा, ये आपकी हुक्मरानी सा की तस्वीर नहीं है, इनका नाम गायत्री है और ये यहाँ जैसलमेर में कुछ दिन पहले ही आई है, पर बहुत सवाल ये मेरे जहन में पैदा कर चुकी हैं और उनके सवालों के जवाब चाहिए। इसके बारे में बाकी सब आप दोनों को कुणाल बताएगा, ये कहाँ रहती है और ये आपको कुणाल बता देगा, पर मुझे इससे ज़्यादा जानना है। मैं ये जानना है कि आखिर ये औरत है कौन और मालिनी से इसका रिश्ता क्या है और मालिनी इसे लेकर करना क्या चाहती है। तो आप दोनों काम पर लगो और मुझे 2 दिन के अंदर सब पता करके बता दो। उसके कहने पर कुशल ने उसे कहा, हुकुम सा माफ़ कर, पर क्या आपको ऐसा लगता है कि ये हुक्मरानी सा जी हैं, या आप ये सोच रहे हैं मालिनी इसे आपके और राजकुमारी के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल करेगी? दोनों कुशल, मुझे दोनों का ही डर है। अगर ये हमारी काशी है तो क्या हुआ था 25 साल पहले, हम उसे जानना चाहते हैं। अगर मालिनी इस औरत को हमारे और हमारी बेटी के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रही है तो मैं उसे इस बार मौत के दर्शन करवाऊंगा और वो सोच नहीं सकती है वो मौत दूंगा। यह कहते हुए अभय अपनी कुर्सी से उठकर शीशे की दीवार के पास खड़ा हो गया और दोनों हाथ पॉकेट में डाल के राणा और कुशल को देखने लगा। और इधर मॉल में कॉफी शॉप में काशी अकेली बैठी थी और अमन और उसकी बीवी का इंतजार कर रही थी। युग शिवांगी के साथ मॉल घूम कर आया था। काशी बैठी स्नैक्स खा रही थी, तभी उसके सामने से अमन एक लड़की के साथ आते हुए दिखा। उसने देखकर काशी खुश होते बोली, हेलो मिसेस अमन, साथ में आए हैं, क्या बात है? वैसे आपकी मिसेस बहुत सुंदर हैं। हाय मीना। यह कहते हुए उसने मीना की तरफ हाथ बढ़ा दिया। मीना ने हंसते हुए उसे हैंडशेक करते हुए कहा, मुझे भी बनारस की काशी से राजस्थान में मिलने की अच्छा लग रहा है। उसके ये कहने पर काशी ने अमन की तरफ झुक के धीरे से कहा, तूने कहीं मेरी तारीफ तो नहीं की है इसे जो ये ऐसे बोल रही है? मीना ने यह सुन लिया। उसने हंसते हुए कहा, तारीफ तो की है पर अच्छी वाली। काशी ने उसे देखकर कहा, बैठो, अच्छा और बताओ क्या लोगी? यह कहते हुए वो भी चेयर पर बैठ गई। मीना ने कहा, कोल्ड कॉफ़ी। अच्छा रुको, मैं ऑर्डर देकर आती हूँ। ये कहकर वो उठ के चली गई और मीना वहीं बैठी रही। काशी ऑर्डर देकर वापस खड़ी हो गई और वेट करने लगी। वो रुककर ऑर्डर में चेंजेस करा रही थी। 3 बार वो ऐसा कर चुकी थी। इस बार जब वो बोलने वाली थी तो एक लड़की खड़ा हो गया, उसे बोला, मैम प्लीज़ एक बार मैं ही सब बता दे, हमें और भी ऑर्डर रेडी करने हैं, प्रॉब्लम हो रही है। काशी कुछ बोलती उससे पहले ही किसी ने उसे पीछे से कहा, यही तो खासियत है कि ये ठीक से बोलती नहीं है और ना एक बार में सब बताती है, यहाँ तक कि इन्हें एक बार में बात भी समझ नहीं आती है। काशी ने आवाज़ सुनी, पीछे मुड़कर देखा तो रुद्र खड़ा था, एक हाथ पॉकेट में डाले। काशी ने उसकी तरफ देखते हुए उसे कहा, आप यहाँ पर डरे नहीं, आपको उठा के नहीं ले जा रहा हूँ, आपके साथ अभी वक्त नहीं आया है, अभी सिर्फ मैं एक मीटिंग के लिए यहाँ आया हूँ। वैसे कहीं आप तो। ये कहते हुए रुद्र उसके बगल में ही खड़ा हो गया। जी नहीं, मैं आपके लिए नहीं बल्कि अमन के मिलने आई हूँ। ये बता ही रही थी कि तभी अमन उसके पास आया और उसे बोला, काशी खुद ही ऑर्डर रेडी करने लगी क्या जो इतनी देर हो गई? ये कहते हुए उसकी नज़र रुद्र पर गई तो उसने कहा, अरे कंवर साहब आप भी आए हैं, ये तो अच्छा है, पर काशी ने तो हमें नहीं बताया। आइए चलिए आपको अपनी पत्नी से मिलवाता हूँ। अमन के मुंह से पत्नी शब्द सुनकर रुद्र ने उसे कहा, पत्नी मतलब आप शादीशुदा हैं? हाँ मेरी शादी हो रखी है, उसका नाम मीना है। क्यों काशी? काशी ने आपको नहीं बताया? ये कहते हुए वो काशी की तरफ देखने लगा। रुद्र ने भी काशी को देखते हुए कहा, नहीं आजकल ये हमसे बहुत कुछ छुपाने लगी हैं, पर खैर सुन के अच्छा लगा। आप लोग बैठ के बातें करें, मेरी मीटिंग है यहीं, मैं अगर मैं जल्दी से फ्री होकर आपसे मिलता हूँ। ये बोल वो चला गया। काशी भी अमन के साथ वापस अपनी टेबल की तरफ चली आई। रुद्र दूर दूसरी तरफ बैठा और किसी लड़की के साथ बैठा मीटिंग कर रहा था। काशी बैठी मीना और अमन से बातें कर रही थी, पर बार बार उसकी नज़र रुद्र पर चली जाती, पर रुद्र अपनी मीटिंग करने में लगा था। काशी देख रही थी कि वो लड़की कभी रुद्र के हाथ पर हाथ रख देती, कभी रुद्र को बहुत प्यार भरी नज़रों से देखने लगती। कुछ देर में रुद्र की मीटिंग खत्म हुई। वो लड़की जाते हुए रुद्र को गले लगी और उसे गालों को पर बहुत ही नजाकत के साथ किस करके चली गई। काशी को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, वो बेचैन हो गई थी। रुद्र मीटिंग से फ्री होकर अमन और काशी के पास चला आया। अमन ने उसे देखकर कहा, अरे कंवर साहब आइए ना, बैठिए। रुद्र काशी के बगल की खाली चेयर पर बैठ गया और अमन ने रुद्र को देखते हुए कहा, कंवर साहब मिली हमारी पत्नी मीना से। मीना ने काशी जी के कंवर साहब हैं। उसके मुंह से ये सुनते ही मीना ने मुस्कुरा के कहा, अच्छा तो ये हैं काशी के कंवर साहब, मिल के अच्छा लगा हमें आपसे। उन दोनों की बात पर काशी ने गुस्से से कहा, ये मेरे कंवर साहब नहीं है। उसके ऐसे कहने पर रुद्र ने हंसते हुए कहा, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा मीना जी। वैसे आपको कभी अमन के साथ देखा नहीं और ना आपके बारे में सुना है। हम कुछ दिन के लिए आपके मायके गए थे, अभी 2 दिन हुए हैं आए, तो काशी से मिलने चले आए। वैसे अमन जी आप दोनों के बारे में हमें बताया, हम तो कब से आप दोनों से मिलना चाह रहे थे और देखिए हो भी गया। हाँ कहते हैं कि किसी चीज़ को अगर शिद्दत से मांगा जाए तो उसे पूरी कायनात भी आपसे मिलवाने में लग जाती है। यह कहते हुए रुद्र ने काशी की तरफ देखा। काशी ने उसे गुस्से में देख रही थी। कुछ अमन और मीना उन दोनों के साथ रुके और फिर वापस चले गए। काशी ने उन दोनों को ही संडे रात डिनर के लिए कह दिया था और वो दोनों मान भी गए थे। उनके जाने के बाद काशी के कैफे से निकल के युग को कॉल
के बोली, युग हम पार्किंग में वेट कर रहे हैं, आप आ जाना। ये बोल वो पार्किंग की तरफ जाने लगी। रुद्र ने काशी मॉल के बाहर जा रही थी तो वो भी उसके पीछे चल दिया। तो दोस्तों, क्या रुद्र मना पाएगा अपनी काशी को या फिर उन दोनों के बीच में आ जाएगा अभय? ये सब जानेंगे हम थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। रुद्र ने जब देखा कि काशी मॉल से बाहर जा रही है तो वो उसके पीछे चल दिया। काशी मॉल के बाहर आकर पार्किंग की तरफ चली गई। रुद्र भी उसके पीछे आ रहा था। उसने काशी का हाथ पकड़ा और गाड़ी से टिका के उसे खड़ा कर दिया। काशी ने उसे देखकर कहा, ये क्या बदतमीजी है कंवर साहब? क्या हुआ, गुस्सा क्यों आ रहा है? और जरा हमें बताओगी ये गुस्सा किस बात की है? ये कहते हुए रुद्र ने अपना हाथ काशी के दोनों तरफ रख दिया। काशी ने अपने मुंह फेरते हुए उसे कहा, यह गुस्सा इसलिए है क्योंकि आप मेरे हाथ मेरी बिना इजाज़त के पकड़ के मुझे यहाँ तक लेकर आए और इस वक्त मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। रुद्र ने उसकी कमर में हाथ डाल के उसे पकड़ के अपनी तरफ लाते हुए कहा, बदतमीजी तो मैंने अभी भी नहीं की बीबी जी, पर आप बोलो तो कर सकता हूँ। ये कहते हुए उसकी आंखों में देखने लगा। काशी उसकी इस बात पर खुद को उसे दूर करने की कोशिश करते हुए उसकी आंखों में देखने लगी। आप मुझे छोड़िए। काशी की बात पर रुद्र ने उसके चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कहा, गुस्सा इस बात पर है ना आप, क्योंकि वो मेरे करीब आ रही थी, मुझे छू रही थी, जो देखकर आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्यों काशी, हम सच बोल रहे हैं ना? काशी ने रुद्र के पास आते देख कांपते हुए होठों से कहा, यह आपकी गलतफहमी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास कोई भी आए, मुझे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठ झूठ बोल रही हैं आप। देखा था मैंने आपकी आंखों में गुस्सा, आपके चेहरे पर उस जलन को जो अक्सर तब आती है जब हमारे चाहने वाले के करीब कोई आए, और आज वही जलन थी आपके चेहरे पर और वही गुस्सा। पर सच बोलूं, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कहते हुए वो उसके होठों के पास आने लगा तो काशी ने उसे जोर का धक्का देकर खुद से दूर किया और उसे बोली, बस करे रुद्र, बस बहुत हुआ। मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन है या आपके करीब कौन आता है, मुझे सिर्फ कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी आप हैं कौन जिसके लिए मेरे दिल में कुछ होगा? काशी इस जवाब से रुद्र उसकी तरफ गुस्से से बढ़ा और उसके अपने हाथ को विंडो से शीशे पर जोर से मार दिया, जिससे कांच टूट के उसके हाथ में लग गया और उसके हाथ से खून बहने लगा। काशी ये देखकर हैरान हो गई और उसे देखकर परेशान हो गई और उसके पास आते हुए बोली, कंवर साहब, आपका हाथ। रुद्र उसके पास आकर खून भरे हाथ से उसकी बाजू पर कस के पकड़ते हुए अपने पास ले आया और उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसके चेहरे के पास कर दिया। और क्यों, क्या हुआ? आपको तो फर्क नहीं पड़ता ना, तो क्या हो गया? क्यों तड़प गई आप? क्यों चोट इधर लगी पर दर्द आपकी आंखों में दिख रहा है? काशी, रुद्र सिंह जी, फर्क पड़ता है आपको और प्यार भी है आपको, पर हम नहीं जानते कि क्यों आप उसे दबा रही हैं, छुपा रही हैं। और अगर प्यार ना हो तो ये दर्द, बेचैनी, तड़प आपकी आंखों में ना होता। आप कुछ भी कर ले, पर काशी जी, मोहब्बत तो हो गई है आपको मुझसे। काशी ने बाजुओं को रुद्र के हाथ से रिस रहा खून पिघो रहा था। काशी की नज़र कभी उस पर कभी रुद्र के हाथ पर चली जाती। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। उसने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, कंवर साहब, क्या पागलपन है ये? आपके हाथ से खून बह रहा है, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? चोट लगी है आपको? काशी के ये कहने पर रुद्र ने उसे पास लाते हुए कहा, पागलपन करने पर आप ही ने मजबूर किया है हमें, और जब आप हमें किसी और के साथ देख नहीं पा रहे हैं तो कैसे किसी और के साथ रह लेंगे आप? जरा बताएंगी हमें, क्या कर लेंगी उस इंसान के साथ? क्या उसके करीब आने से आपको अच्छा लगेगा? ये कहते हुए वो उसके गालों को अपने होठों से छूने लगा, जिसे काशी सिरन सी गई। हमारे पास आने से आपको कुछ नहीं होता, पर क्या उसके पास आने से आपको कुछ होगा? क्या हमारे नाम के सिंदूर के साथ किसी और के सिंदूर को भर पाओगी अपनी मांग में? क्या किसी के लिए तड़प होगी ये जो मेरे लिए है? बोलो काशी। ये कहते हुए वो उसे देखने लगा। काशी ने उसे धक्का दिया और खुद से दूर करते हुए कहा, बस करो आप, आपके इस पागलपन जैसे सवालों का कोई जवाब नहीं देना चाहती हूँ, और खबरदार जो आप मेरे पास आए या मुझे छुआ भी आपने। उसकी बात सुनकर रुद्र गुस्से से उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी शिवांगी ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, भाई आप यहाँ हो? मैं आपको कॉफे में खोज रही थी, और ये आपके हाथ पे क्या हुआ? ये कहते हुए वो उसके पास आ गई। युग ने ही देखा काशी के बाजू पर खून लगा था। उसे भी ये देखकर घबराहट हुई, पर वो काशी के पास आते हुए बोला, दी आपके बाजू पर खून? काशी ने अपने बाजू को पकड़ते हुए कहा, कुछ नहीं, घर चलो युग। ये कहते हुए वो जाकर गाड़ी में बैठ गई। रुद्र ने शिवांगी को तरफ देखते हुए कहा, चलो शिवांगी। ये कहते हुए वो सीट पर बैठ गया। शिवांगी भी उसके कहने पर कार में बैठ गई। युग भी कार लेकर वहाँ से काशी के साथ निकल गया था। रात का वक्त था। गायत्री जी का घर। गायत्री खाना खा के अपने बगीचे में बैठी ड्राइंग बुक में पेंसिल से स्केच बना रही थी और गुनगुनाई जा रही थी। तभी सिया ने उसे कॉफ़ी देते हुए कहा, वैसे कैसा लगा आपको आज अपने सपनों से हकीकत में मिलके? ये कहते हुए वो वहीं बगीचे में घास पर गायत्री के बगल में बैठ गई। गायत्री ने उसे देखते हुए कहा, आप फिर से शुरू हो गई सिया? इसमें शुरू होने वाली क्या बात है? देखा था मैंने आप कैसे उससे नज़रें चुरा के देख रही थी और वो बेधड़क देख रहे थे। वैसे आप गौर किया था मालकिन कि वो आपको देखकर बहुत हैरान लग रहे थे, जैसे उन्होंने किसी मरे हुए को जिंदा देख लिया हो। ये कहते हुए वो सिया कॉफ़ी का सिप लेने लगी। गायत्री ने कॉफ़ी के मग को हाथ में कस के पकड़ते हुए कहा, गौर मैंने भी किया था, पर मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्यों था, जबकि हम तो उसने पहली बार मिले। चलो
हमारा हैरान होना समझ आता है, पर उनका हैरान होना हमें समझ नहीं आता। इस पर सिया ने कहा, अरे क्या पता आप दोनों एक दूसरे के सपने देखते हो और उन्हें भी आपके सपनों की रानी को समझ के देखकर हैरानी हुई। बस अगर वो भी आपकी तरह पेंटिंग करते हो और स्वीट हो तो भी तो खूब जमेगी ये जोड़ी। उसके ये बोलते ही गायत्री ने उसे मारते हुए बोली, चुप कर आप, अब इस उम्र में हम प्यार और शादी करेंगे, अभी भी कैसी बातें करती हो। सिया ये सुनते ही तपाक से बोली, अरे मैंने तो शादी की बात की ही नहीं, लगता है आपके मन में ख्याल जाग गए हैं, पर सच बोलूं तो वो मुझे आपकी तरफ स्वीट नहीं लगे, कितने एंग्री यंग मैन लग रहे थे। बाप रे, कौन करेगा उससे शादी, मैं तो आपका हाथ कभी ना दूं। ये कहते हुए वो कॉफ़ी पीने लगी और गायत्री जी उसकी बात पर हंस दी। कॉफ़ी पीते हुए सिया की नज़र गायत्री के बने रहे स्केच पर गई। उसने उसे देखते हुए कहा, ओह क्या बात है, आप तो उन्हें भूल ही नहीं पा रही हैं। वैसे हकीकत से ज़्यादा ये एंग्री यंग मैन आपके स्केच में अच्छा लगता है। ये कहते हुए वो उठ खड़ी हुई। गायत्री ने उसे देखकर बस मुस्कुरा दिया। सिया ने अंदर जाते हुए उसे कहा, चल अब अंदर, यहाँ ठंड बढ़ रही है, अभी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। गायत्री ने उसे देखते हुए कहा, आप चलिए मैं आती हूँ। सिया ये सुनकर चली गई। गायत्री जी वहीं बैठी स्केच को पूरा करने लगी, पर उसे इस बात का ख्याल नहीं था कि कोई उसे देख रहा था, और वो शख्स था अभय, जो काफ़ी देर से गायत्री को देख रहा था। उसे देखकर एक सुकून उसके दिल में हो रहा था, जो अक्सर काशी को देखकर होता था। वो तब तक वहाँ था जब तक गायत्री जी बाहर बैठकर स्केच बनाती है। गायत्री को जब ठंड हो का एहसास हुआ तो वो उठकर सारा सामान लेकर अंदर चली गई। अभय भी उसके जाने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया। दूसरी तरफ जैसलमेर में काशी अपनी बालकनी में खड़ी आज की बातों को सोचे जा रही थी। तभी युग ने उसके बगल में खड़े होते उसे एक छोटी सी मैगी का बाउल दिया जिसमें 2 चम्मच थी। उसे देखते हुए वो बोला, लो शायद आपको इसकी बहुत ज़रूरत होगी। काशी मैगी का बाउल देखते ही मुस्कुराकर उसे लेते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता कि मुझे इसकी ज़रूरत होगी। यह कहते हुए वो उसे खाने लगी। युग ने दूसरी चम्मच से खाते हुए कहा, अब बताओ क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है। काशी ने उसकी बात पर उसे देखते हुए कहा, कोई बात नहीं है। यह कहते हुए वो मैगी का बाउल उसे देते हुए वहाँ रखी झूले पर बैठ गई। युग उसके पास बैठते हुए बोला, अच्छा तो वो क्या था जो कंवर साहब ने आपसे कहा था। दीदी आपको मेरी कसम, क्या छुपा रही हैं आप। मैं देख रहा हूँ जब से आप वापस आई हैं लापता होने के बाद, तब से कुछ बदली है, कुछ हुआ है तो बता दो ना। काशी एक नज़र उसे देखकर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, कंवर साहब ने मेरी मांग भर दी है। ये सुनते ही खाते हुए युग की हाथ रुक गई और आंखें बड़ी करके वो उसे देखने लगा। उसके मुंह से जोर से निकला, क्या मतलब। हाँ युग, उसने के साथ मेरी आधी शादी हो रखी है। ये कहने के साथ आप, पर मैं इसे शादी को नहीं मानती और मानना चाहती हूँ पर रुद्र जी को ये बर्दाश्त नहीं है। वो मुझसे अब दूर नहीं जाना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे प्यार है, पर मैं उनसे प्यार नहीं कर सकती क्योंकि सुगंधा जी उनकी पहली पत्नी है और इस तरह उनकी जगह लेना मुझे ठीक नहीं लगता है। और मेरे दिल में रुद्र जी के लिए एक दोस्त की फीलिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। ये बात वो नहीं समझते हैं, इसीलिए मैं उसे दूर ही रहना अच्छा समझती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे अपनी ज़िंदगी में लाए, सुगंधा जी की जगह दे। बस इसी बातों से परेशान हूँ। क्योंकि ने उसकी पूरी बात सुनकर खाते हुए देखा, दी अगर ऐसा है तो आपको अपने दिल की सुनो, देखो वो क्या कहता है। क्या पता आपको भी कंवर साहब से प्यार हो, पर आप हर बार किसी और चीज़ की वजह से रुक जाती हैं और खुद को रोक लेती हैं उस चीज़ को सोच के। चलो मैं चलता हूँ, पर आप प्लीज़ इसके बारे में सोचो जो मैंने कहा, क्योंकि ये बहुत छोटी बात है और मुझे लगता है कि रुद्र जी से अच्छा इंसान आपको नहीं मिल सकता। गुड नाइट। ये कहते हुए वो वहाँ से चला गया। काशी झूले पर से उठी और आकर बिस्तर पर लेट गई। उसके दिमाग में भी अभी युग की बातें चलने लगी और वो इन्हीं सब बातों को सोचते हुए नींद के आगोश में चली गई। सुबह का वक्त था। अभय का महल में अभय अपने कमरे में रेडी हो रहा था कि तभी राणा और कुशल दोनों ने दरवाजे पर नॉक किया। तो अभय ने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा, राणा कुशल आ जाओ, कुछ पता चला गायत्री जी के बारे में। यह कहते हुए वो टाई की नोट को बांधने लगा। राणा ने उसके पीछे खड़े होते हुए कहा, कुछ तो पता चला है और शायद वो बातें आपको थोड़ा हैरान भी कर दे। उसने आईने में राणा को देखते हुए कहा, ऐसा क्या पता करके आए हैं आप दोनों जो मुझे हैरान कर सकता है। इस कुशल ने उसे कहा, सर ये औरत 25 साल से मालिनी के साथ है। इसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है और कुछ 25 साल पहले मालिनी इसे बेहोशी की हालत में दिल्ली लेकर आई थी। वहाँ कहने को तो ये उसे इलाज के लिए लेकर गई थी, पर असली बात अभी तक पता नहीं चली है। मालिनी ने इस कुछ 4 साल दिल्ली में रखी और फिर शिमला में शिफ्ट कर देती है। देखने से ये औरत बहुत ठीक लगती है, पर अचानक से ही कुछ हो जाता है, इसे परेशान कर देती है। और शिमला में कुछ 13 साल रहने के बाद ये वापस दिल्ली चली आई है, जहाँ ये इस एक लड़की सिया के साथ रहती है। ये लड़की अनाथ है और गायत्री की बहुत अच्छे से देखभाल करती है। अभय ने उसे दोनों को देखते हुए कहा, पर इसमें हैरान करने वाली क्या बात है। हैरान करने वाली बात यह है हुकुम साहब कि ये जैसलमेर के एक हॉस्पिटल से उस दिन दिल्ली के हॉस्पिटल ले जाई गई है जिस दिन हुकुम रानी साहब की मृत्यु हुई थी। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि जिसके अंडर में ये थी उस डॉक्टर का नाम सुधा व्यास था। यह सुनते ही अभय के चेहरे पर सचमुच हैरानी के भाव छा गए, क्योंकि अभय को जो शक था अब वो यकीन में बदलने लगा था। तो क्या होगा, अभय इस कहानी का जल्द ही खुलासा करेगा या फिर मालिनी इसमें और नया ट्विस्ट ला देगी, ये तो हम थोड़ी देर में जानेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
कुशल ने जब अभय को बताया कि गायत्री जी जिस डॉक्टर के अंडर में थी उसका नाम सुधा व्यास था तो अभय हैरानी नजरों से उसे देखने लगा। उसने दोनों को देखते हुए कहा, ये तो वही डॉक्टर है ना जिसने काशी की डिलीवरी करवाई थी और जो काशी को देख भी नहीं थी। मतलब इस सब का पता हो सकता है, मतलब ये बता सकती है हमें सब सच में। उसकी इस बात पर राणा ने उसे कहा, हुकुम सा, अगर वो हुकुम रानी सा की साई हुई तो आप क्या करेंगे? अभय ने कोट पहनते हुए कहा, पहले तो हम उसे सजा देंगे जिसने हमारे काशी को हमसे दूर रखा और अपनी काशी को अपने साथ ले जाएंगे। उसकी इस बात पर सब खामोश रहे, पर डर तो अभय को भी था, क्योंकि जब वो गायत्री से मिला तो उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो उसे जानती है, क्योंकि गायत्री की बातों से उसे लगा कि वो उसे सिर्फ सपने की वजह से जानती है। इसीलिए उसे भी पता था कि ये उतना आसान नहीं होगा, पर अब उसे करना तो था। उसने कुशाल और राणा की तरफ देखते हुए कहा, चलो जरा डॉक्टर मैडम साहिबा से मिल लिए, हम भी तो जाने क्या खेल खेला गया है हमारे साथ 25 साल पहले। ये कहते हुए उसने अपने फ़ोन उठाया और राणा के साथ बाहर आ गया। वो तीनों जब बाहर आए तो चंदो ने उन्हें देखते हुए कहा, अरे आप सब कहीं जा रहे हैं? चलिए पहले नाश्ता करके जाइए आप सब। इस पर अभय ने उसे कहा, नहीं चंदो, हम अभी किसी जरूरी काम से जा रहे हैं। ये बोल वो दोनों के साथ बाहर निकल गया। वो अभय के ऐसे चंदो के कहने पर परेशान हो गई, क्योंकि अभय उसे चटर पटर के अलावा कुछ नहीं बोलता था। वो चंदो तब बोलता था जब उसे दिमाग कहीं और हो, पर क्या बात हो सकती है ये चंदो समझ नहीं पा रही थी। तभी काशी और युग नीचे आते हुए बोले, माँ वहाँ क्यों खड़ी हो? किसी को लाइन मार रही हैं आप? गलत बात है माँ। चंदो उसके पास आकर उसके सर पर मारते हुए कहा, जे दिमाग आपके पास रख और आकर नाश्ता कर, नहीं महाराज सर फिरा तो तने बिना नाश्ता किए जाना होगा। यह कहते हुए वो डाइनिंग टेबल की तरफ चल दी। काशी उसके पीछे आते हुए बोली, बाबा और पापा इतनी सुबह बिना नाश्ता किए कहाँ गए हैं? शायद कुछ काम होगा, तुम दोनों बैठकर नाश्ता करो। ये कहते हुए वो दोनों को नाश्ता देने लगी, पर उसके मन में कुछ चल रहा था। काशी और युग नाश्ता करके वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद सुबह का वक्त माधवगढ़ का महल। रुद्र अपने रूम में रेडी होकर आ रहा था, पर उसके दिमाग में कल शाम को जो हुआ था वो चल रहा था। उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। उसने आईने में उस हाथ को देखा जिस पर चोट लगी थी और उसे देखते हुए कहा, आपको दूर रहना है ना आपको, तो हम भी आपको दूर रखेंगे खुद से, लेकिन अगर आपके पापा ने कुछ भी करने की कोशिश करी तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तब तक रहे आप सबके साथ, पर जिस दिन हमें देखा आप दूर हो रही हैं उस दिन आप माधवगढ़ होंगे, ये वादा है मेरा आपसे। ये कहते हुए उसने अपनी कोट उठाई और उसे पहनने लगा। रेडी होकर वो जब नीचे आया तो देखा शालिनी और विजय बैठे हुए कुछ बातें कर रहे थे। उसके हाथ में कुछ तस्वीरें थी। शिवांगी भी तब तक नीचे आ गई थी। उसने रुद्र को देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग भाई, आपका हाथ कैसा है? उसने उसे देखते हुए कहा, ठीक है। आप कॉलेज जा रही हैं? हाँ भाई, क्या आप मुझे कॉलेज छोड़ देंगे? ये कहते हुए वो उसके साथ शालिनी और विजय के पास आ गई। रुद्र ने उसे हाँ कह दिया और शालिनी के हाथ में तस्वीर को देखते हुए पूछा, माँ ये क्या कर रही हैं आप? इतने सारे लड़कों की तस्वीर। ये कहते हुए वो शिवांगी के साथ सामने वाले सोफे पर बैठ गया। शालिनी ने उसे देखकर खुश होते हुए कहा, ये सारी तस्वीर हमने शिवांगी के लिए मंगवाई है। इसमें से एक को हमारी शिवांगी पसंद कर ले और हम इसकी शादी करवा देंगे। वैसे भी अब इसकी पढ़ाई पूरी हो रही है, अब इसकी शादी की तो सोचना ही है। यह सुनते ही शिवांगी रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र ने उसकी आंखों से इशारा करके शांत रहने को कहा और खुद विजय और शालिनी को देखते हुए बोला, माँ अगर हम आपको एक लड़का बताएं शिवांगी के लिए तो क्या आप शादी करवाएंगी? विजय ने कहा, आप बताएं तो सोचते हैं। उसकी बात पर रुद्र ने कहा, जी मुझे तो अपनी शिवांगी के लिए युग बहुत अच्छे लगते हैं, आपका क्या ख्याल है? उसके ये कहते ही शिवांगी तो डरी सी उन सब की तरह देखने लगी। ये सुनते ही शालिनी ने कहा, हाँ युग ठीक तो है, पर क्या पता उसे और कोई पसंद हो, हमने तो कभी इसके बारे में वैसे भी नहीं सोचा था। इस पर रुद्र ने कहा, तो अभी सोच लें, एक बार बात करके तो देखिए। मुझे लगता है आज शाम को आप सबको उनसे बात करनी चाहिए। और रही बात हमारी बहन की, तो वो हमारी बात नहीं टालेगी। जहाँ तक हमें पता है उसे भी योग पसंद है। रुद्र ने बात को भी इस तरह संभाला था जिसे उन्हें ये भी पता ना चले कि योग और शिवांगी के बीच में कुछ चल रहा है। और विजय और शालिनी ने उनकी बात मान के खुश होते हुए सारी तस्वीरों को साइड रख दिया और उसे देखते हुए बोला, तो आज शाम हम आप सबके साथ चलते हैं और युग के लिए बात करते हैं। वैसे भी युग इतना अच्छा लड़का है और सीधा साधा है, जो भी करता है हम तो भाई सोच लिए आज ही जाकर बात करते हैं चंदो से। ये सुनते ही रुद्र ने शिवांगी को देखकर स्माइल कर दी और शिवांगी ने उसे इशारे में थैंक यू कह दिया। दोपहर का वक्त था। सुधा व्यास का घर। अभय हॉस्पिटल गया था, पर उसे सुधा व्यास वहाँ नहीं मिली। वो उसे खोजते हुए वहाँ से सीधा उसके घर पहुँचा। उसने राणा को डोरबेल बजाने को कहा। राणा ने सुनते ही डोरबेल बजाई तो किसी ने दरवाजा खोला। उन सब ने देखा उसके सामने एक बूढ़ी आदमी खड़ा था। उसे देखकर राणा ने कहा, जी डॉक्टर व्यास हैं क्या? उसके ये पूछने पर उस बुजुर्ग ने कहा, जी वो तो अभी कुछ देर पहले ही चली गई है। उसके ये कहते ही अभय ने उसे कहा, कहाँ गई हैं, कुछ बताया आपने? उस आदमी ने कहा, वो तो दिल्ली जा रही हैं कुछ दिन के लिए, अपने मायके। फ्लाइट 3 बजे की है। ये सुनते ही अभय को गुस्सा आया। उसने कुशल की तरफ देखा और उसे बोला, कुशल किसी भी तरह उस डॉक्टर को यहाँ 1 घंटे में लेकर आओ, वो यहाँ से बाहर ना जाए। उसकी बात सुनते ही कुशल ने हाँ में सिर हिला दिया और अपने आदमी को फोन करके वहाँ से निकल गया। अभय राणा के साथ वहीं रहा।
राणा खड़ा हुआ अभय का गुस्सा देख रहा था। उसे पता था कि इस वक्त अभय का गुस्सा ऐसा है कि अगर उसे डॉक्टर नहीं मिली तो वो कुछ भी कर देगा। अभय जाकर अंदर बैठ गए। राणा भी उसके ही पास खड़ा था। करीब 1 घंटे बाद कुशल डॉक्टर व्यास के साथ अभय के पास आया और उसके सामने डॉक्टर को खड़ा करते हुए कहा, सर ये रही डॉक्टर साहिबा। उसके ये कहते ही अभय ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर व्यास कहाँ भाग रही थी आप, और वो भी बिना हमसे मिले? लगता है बहुत ज़रूरी काम होगा जो आपको ऐसे जाना पड़ रहा था। मेरा बेटा बीमार है और मुझे उसे देखने जाना है। मैं कहीं भाग नहीं रही थी। डॉक्टर के ये कहने पर अभय ने उसे कहा, चली जाना, पर मुझे पहले कुछ बता दे तब। और एक बात, अगर भूल के भी आपने गलत जवाब दिया या मुंह नहीं खोला तो जिस बेटे से तुम मिलने जा रही थी उसका क्रियाक्रम करने जाओगी तो सोच समझ के जवाब दो। क्या 25 साल पहले काशी मर गई थी? क्या जिस औरत ने मेरी बाहों में दम तोड़ा था वो काशी थी? उसके ये पूछने पर डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा तो अभय ने कहा, लगता है आप मुझे हल्के में ले रही हैं। राणा, जरा डॉक्टर साहिबा को बताएं कि बात उनके बेटे से करवाए जो इस वक्त हमारी निगरानी में है। यह सुनते ही डॉक्टर ने उसे देखने लगी। उसने धीरे से कहा, आपकी काशी मरी नहीं थी, वो जिंदा थी। जिस औरत ने आपकी बाहों में दम तोड़ा था वो काशी ही थी, पर वो सिर्फ बेहोश थी। उसे ऐसा इंजेक्शन दिया गया था जिससे उसकी बॉडी कुछ वक्त के लिए मूव नहीं कर सकती थी। फिर वो बॉडी आपके घर पर आई थी। वो एक ऐसी लड़की की बॉडी थी जिसकी शक्ल की प्लास्टिक सर्जरी से काशी की जैसी शक्ल दी गई थी, और आपने जिसे जलाया वो वही थी। आपकी काशी को मालिनी जी अपने साथ ले गई थी और उन्हें कुछ ऐसी दवाइयाँ और इंजेक्शन दिए जिससे उसकी याददाश्त चली गई और उन्हें बस वो पता है जो मालिनी ने उन्हें बताया। पर हुक्म साहब, मैंने ये सब पैसों के लिए नहीं किया था। मालिनी ने मेरे बच्चों को और मेरी फैमिली को किडनैप कर रखा था, और अगर मैं कुछ भी करती तो वो मेरे परिवार को मार देती। यह कहते हुए वो अपने घुटनों के बल नीचे फर्श पर बैठ गई और रोने लगी। मतलब काशी जिंदा है, यानी कि वो काशी है। ओ गॉड, इतना बड़ा खेल खेल गई तुम मालिनी। तुमने सोचा भी नहीं जब इस खेल का खुलासा होगा तब क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहते हुए अभय की आंखों में गुस्सा ऐसा था जैसे जला के सब राख कर दे। वो वहां से सब के साथ मालिनी के महल के लिए निकल गया। और दूसरी तरफ रायपुर मालिनी बैठी कुमार से बात कर रही थी। कुमार ने उसे पूछा, तो अब क्या करना है तुम्हें? अभय ने तो गायत्री को देख लिया है। मालिनी ने उसे देखते हुए कहा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बैठे, क्योंकि अब तमाशा होगा और हम सिर्फ देखेंगे। वो ये बोल ही रही थी कि तभी उसे गोलियों की आवाज़ सुनने लगी। अमर और सुजीत जी ये गोलियों की आवाज़ सुनकर बाहर हॉल में आए। मालिनी को पता चल गया था कि अभय आ गया है। सुजीत ने उसे कहा, ये कौन है और जो ऐसे गोली चला रहा था? इस पर मालिनी ने कहा, अभय प्रताप सिंह, आखिर उसे आना ही था, आ गया। वो इतना बोल ही रही थी कि अभय गुस्से में राणा, कुशल और बाकी आदमियों के साथ अंदर आया। मालिनी से देखते हुए कहा, आइए हुक्म साहब, आप यहाँ आए, हम बहुत अच्छा लगा। कितने सालों बाद आप यहाँ आए, क्या लोगे आप बताइए, मैं मंगवा दूं? उसकी बात सुनकर अभय ने वहां रखी चीज़ों को फायरिंग करके उसे तोड़ते हुए उसके पास बढ़ते हुए कहा, बहुत बुरा खेल खेल गई आप। लगता है खौफ खत्म हो गया था तुम्हारे जहन से हमारा। तुम्हें लगा अभय प्रताप सिंह अब नहीं आएगा, पर वो आ गया है, और मेरी सबसे कीमती चीज़ को मुझसे दूर करने की सज़ा भी मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। ये कहते हुए उसने अमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसके सर पर गन लगा के बोला, बहुत चाहती हो ना तुम इसे? मैं बताता हूँ तुम्हें कि जब कोई अपना दूर होता है तो क्या होता है। ये कहते हुए वो गोली चलाने ही वाला था कि तभी मालिनी ने उसे कहा, अबे अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो सोच लेना, तुम्हारी काशी, तुम्हारी मोहब्बत को छोड़ूंगी नहीं मैं, और मैं उसे कंट्रोल करती हूँ। अबे अगर मेरे परिवार को कुछ भी हुआ तो उसे मरते हुए भी तुम देखोगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उसकी दिमागी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि तुम इस वक्त उसे कंट्रोल कर संभाल सको तो छोड़ दो उसके कहते ही अभय ने गुस्से में अमर को इतनी जोर से धक्का दिया कि उसका सर टेबल से लगा और खून आने लगा। मालिनी और कुमार अमर की तरफ गए। अमर ने उन सबको देखते हुए कहा, बचा के रखो इसे, क्योंकि ये मरेगा और सब तबाह होगा। मैं मेरी काशी को अपने पास तो ले आऊँगा, पर तुम्हें इस बारे में आसान मौत नहीं दूंगा। इस पर तुम समझ नहीं सकती हो, वो करूँगा। और हाँ, वादा करता हूँ तुम खुद मेरे काशी को मेरे पास रहने के लिए भेजोगी। ये बोल वो चला गया। मालिनी ने उसे जाते हुए देख कर कहा, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। काशी तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। इधर रोहन अपने ऑफिस में बैठा सोचे जा रहा था कि आखिर वो कैसे काशी को खत्म करे। तभी जय उसके पास आया और उसे बोला, सर एक न्यूज है। रोहन ने उसे देखते हुए कहा, अगर अच्छी हो तो ही बताना, वरना रहने देना। जय ने कहा, बहुत अच्छी न्यूज है सर। काशी की हमशक्ल औरत को मालिनी लेकर आई है और उसे देखकर मैं वो बिल्कुल काशी की तरह है और मालिनी उसकी बहुत देखभाल करती है। मुझे लगता है कोई तो बात है जो हमें से छुपाई गई है। इस पर रोहन ने उसे कहा, अब ये मत सोचना कि वो काशी की माँ होगी। मैं बहुत पक गया हूँ। पहले अभय आ गया, अब उसकी माँ। एक तो मैं काशी को मार नहीं पा रहा हूँ, उस पर ये सब। डोंट वरी सर, मैं आज काशी के मारने का पूरा प्लान बना लिया है। आज रात हमारे कुछ आदमी जाकर उसके महल में मार देंगे। उसकी बात सुनकर रोहन ने कहा, जल्दी करो, मैं बहुत इरिटेट हो गया हूँ उसका जिंदा होने से। ये कहते हुए वो उठा और बाहर जाने लगा। तो दोस्तों क्या होगा? क्या काशी को मार पाएगा रोहन, या फिर और कैसे ठीक कर पाएगी मालिनी? काशी को कैसे कंट्रोल करती है
मालनी काशी को, ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप चैनल के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।